Good morning, प्यारे बच्चों. Today I am going to discuss with you lecture 4 of unit 1. In this lecture, I will discuss with you Dalton's atomic theory, modified Dalton atomic theory. Then we will study about Avogadro's hypothesis and its applications. Then relative atomic masses and gram atomic masses. Next we have molecular masses and gram molecular masses. And last topic is formula mass and gram formula mass. So okay, let us continue one by one. So first of all, Dalton's atomic theory. This theory was given by John Dalton in 1808 regarding the composition of a matter. डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसने सबसे पहले इस थ्योरी को दिया और इस थ्योरी ने बहुत सारे जो उस टाइम पे हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस थे, जो डिफरेंट लॉज थे, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़े, उन डिफरेंट लॉज को इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया. ठीक है, आज भी ये थ्योरी जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है. तो इस थ्योरी में देखिए बेसिक जो एजम्पशंस ली गई वो क्या थी. फर्स्ट एजम्पशन थी कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच पर नेम्ड एज एटम्स. समझना है इसको. कहता है मैटर जो है, हमने पीछे पढ़ा कि मैटर हमारे पास तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है फिजिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, और उसके बाद हमने कंपोजिशन के बेस पे देखा कि मैटर के हमारे पास जो कंपोजिशन के बेस पे क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस आते थे और मिक्सचर्स आते थे. प्योर सब्सटेंसेस भी फर्दर दो टाइप के थे, एलिमेंट थे और कंपाउंड थे. ठीक है, तो यहाँ सभी तरह के मैटर की बात हो रही है. कहता all matter that is composed of very large number of very small particles called atom. इसको आप ऐसे समझें कि मेरे पास एक चौक का पीस है, मैं उसको तोड़ता जाता हूँ, तोड़ता जाता हूँ, तोड़ता जाता हूँ. अल्टीमेटली आई विल गेट अ पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल. मीन्स एक ऐसा पार्टिकल मुझे मिलेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा. ठीक है, एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज एटम्स. ठीक है, सेकंड बात इसने की कि एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल. ये मैंने अभी आपसे बात करी. which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन में ये डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, आगे मैं आपको ये चीज बताऊंगा. तो एटम जो हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं और इनको कहता है ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते. तो ये कौन सा लॉ है? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है ना, और बाद में मैंने कहा कि इसको कन्वर्ट करके हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कर दिया. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम्स को हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं. ध्यान रखना आपने, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर by bombarding it with suitable particle that is known as a transmutation. ठीक है, तो 92 एलिमेंट हमारे पास नेचुरली अकरिंग थे और बाकी जो बचते हैं 26 एलिमेंट वो कैसे थे? वो ट्रांस यानी कि जिनको हम सिंथेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं. तो वो सारे के सारे मैंने कहा था न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाए जाते हैं. ठीक है, तो उन न्यूक्लियर रिएक्शंस में थोड़ा सा मास हमारा लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसलिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी को आपको बताया. ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ये जो पार्टिकल हैं दे कैन नॉट बी destroyed. नेक्स्ट कहता है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास. ठीक है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होगी. फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ आयरन, they will be different than the atom of copper.
किस रिस्पेक्ट में? मास में, ठीक है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है, शेप में, साइज में, सभी में वो डिफर करेंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हम लें, देखो 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट में हमें 118 तरह के क्या मिलेंगे? एटम्स मिलेंगे। ध्यान रखना आपने, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट करता है। किसमें? शेप में, साइज में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिर कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो मैंने अभी आपको बात बताई, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, उनके डिफरेंट मासेस होते हैं एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? सो इसका मतलब 118 टाइप्स के हमारे पास एटम्स हैं, हर एलिमेंट का अपना एक एटम है। तो अगर मैं आयरन का एक पीस लेता हूं, तो आयरन का पीस किससे बना होगा? आपके आयरन के एटम से बना होगा, ठीक है। वैसे ही मैं अगर सोडियम का एक पीस ले लूं मेटल का, तो वो किससे बना होगा? सोडियम के एटम से बना होगा। इज इट क्लियर? एंड सोडियम एटम विल बी डिफरेंट देन दी आयरन मेटल एटम, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये हमने डिफरेंट लॉज में पढ़ लिया, ठीक है, कि एटम आपस में कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में और क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। कौन सा लॉ है ये? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। क्या पढ़ा आपने वहां पे कि हर कंपाउंड का एक फिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये 4-5 जो मोटी बातें थी वो आपने ध्यान में रखनी है, और ये सारे लॉज जो आपने पढ़े ये सारे उनको एक्सप्लेन करती हैं, हर एक लॉ को, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कुछ एक लिमिटेशन इसमें रह गई, कमियां रह गई। पहला, ये जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन बाय वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसेस। हमने गैसेस में गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम पढ़ा, ठीक है। ये थ्योरी मास की टर्म में तो हमें आंसर देती है, एक्सप्लेनेशन देती है, लेकिन वॉल्यूम की टर्म में इस थ्योरी के पास कोई आंसर नहीं था। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। दूसरा, दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन दैट डिफरेंस इन मासेस, साइज एंड वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्यों है, ठीक है। इसके बारे में भी इसके पास कोई परफेक्ट आंसर नहीं था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं वो आपके शेप, साइज, मास या वैलेंसी में डिफर क्यों करते हैं, ठीक है। तीसरा, दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों कुछ एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये फेल हुई। द थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स which are responsible for existence of solid, liquid and gases, ठीक है। ये थ्योरी ये भी नहीं बता पाई कि जो एक सब्सटेंस के डिफरेंट एटम्स हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूं, अगर एक सब्सटेंस के डिफरेंट एटम को हम लें और एक सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल को लें, तो उनमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या हैं, उनकी नेचर क्या है, ठीक है, या इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं, उनकी नेचर क्या है, जिस वजह से सब्सटेंस हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उन फोर्सेस के बारे में भी ये थ्योरी कुछ नहीं बता पाई, ठीक है। और दिस थ्योरी makes no distinction between ultimate particle of an element or a compound, ठीक है। ये सबसे बड़ा फेलियर था इस थ्योरी का कि ये थ्योरी डिस्टिंक्शन नहीं कर पाई कि एक एलिमेंट के पार्टिकल्स में और एक कंपाउंड के पार्टिकल्स में क्या फर्क है, ठीक है। जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक एलिमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या होते हैं? होमो एटॉमिक होते हैं, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है तो वो आपका क्या होगा? एलिमेंटल स्टेट में माना जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ कंपाउंड्स की जो पार्टिकल हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड, वो मैंने बताया था क्या होता है? मॉलिक्यूल, विच हैज ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। और मॉलिक्यूल भी कैसा? आपका हेटेरो एटॉमिक, ठीक है। अब इस थ्योरी में जो कमियां रह गई, जो लिमिटेशन थी, उनको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या किया गया?
थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है कि एटम इज नाउ कंसीडर्ड एज डिविजिबल। एटम को अब हम इनडिविजिबल नहीं मानते बल्कि क्या है, उसको डिविजिबल मानते हैं। मींस वो डिवाइडेड हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी तक की जो रिसर्चेज हुई हैं उन रिसर्चेज में लगभग 35 काइंड्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दे हैव बीन फाउंड इनसाइड एटम्स। ठीक है, पर ये तीन जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दीज थ्री पार्टिकल्स आर फंडामेंटल पार्टिकल। इनके बारे में आप नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ोगे। तो ये पार्टिकल जो हैं ये आपके डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बोलता है एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि सेम एलिमेंट के एटम के डिफरेंट मासेस नहीं हो सकते, लेकिन ये थ्योरी क्या बोल रही है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड सच एटम of same element, ध्यान रखना आपने, such atom of same element which have same atomic masses, those are named as isotopes। उनको हम isotopes बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की तीन आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14। ठीक है, सब में आपके प्रोटॉन की संख्या सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है। ठीक है, ध्यान रखना आइसोटोप्स न्यूट्रॉन की संख्या में डिफर करते हैं। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन और इस केस में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। इसी तरह से हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, वो तीन आपके आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है 1H1, ठीक है, प्रोटियम हम उसको बोलते हैं। दूसरा है 1H2 जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और तीसरा है 1H3 जिसको ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट किया गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम एटॉमिक मासेस। ठीक है, थ्योरी ने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, लेकिन यहाँ पे ये थ्योरी क्या बोल रही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मासेस एंड सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same atomic masses, those are known as आइसोबार्स। उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम और आर्गन दोनों का एटॉमिक मास 40-40 है। ओके, और ये दोनों आपस में क्या है, आइसोबार्स हैं। और भी बहुत एग्जांपल हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है, आइसोटोप्स और आइसोबार दो छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। कहता है जिस रेशियो में एटम कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं दे आर फिक्स्ड, ये हमने पहले भी पढ़ा, बट दे मे नॉट बी ऑलवेज सिंपल। ये हो सकता है कि हमेशा ये सिंपल ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका C12H22O11 है, सुक्रोज का मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, तो इसमें अगर आप रेशियो देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो 12:22:11 है तो कैसी है, फिक्स है और इंटीग्रल है। पर इस रेशियो को हम सिंपल रेशियो नहीं बोल सकते, ये कैसी रेशियो है, एक कॉम्प्लेक्स रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये वही बात है जो डाल्टन ने कही कि हाँ एटम नो डाउट डिविजिबल है, लेकिन जो अल्टीमेट पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एटम ही है। ये ध्यान रखना है आपने। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये अलग अलग से आपके रिएक्ट नहीं करते, बल्कि पूरा का पूरा एटम आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। ये मैंने अभी आपसे बात की कि सुटेबल न्यूक्लियर रिएक्शन से हम एक एलिमेंट के एटम्स को दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। ध्यान रखना ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो व्हाट इज ट्रांसम्यूटेशन? ट्रांसम्यूटेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वन nucleus into another by bombarding it with suitable particles। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसम्यूटेशन पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में ये चीजें आएंगी। नेक्स्ट इसका जो है दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। नाउ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, फर्स्ट डेफिनेशन,
क्या इसने बोला कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, ध्यान रखना इक्वल वॉल्यूम्स होने चाहिए और सभी गैसेस की इसने बात की, ठीक है। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान रखें जब भी हम गैसेस से डील करेंगे तो गैसेस में हमें 3 वेरिएबल्स का ध्यान रखना होता है, एक है प्रेशर, एक है टेम्परेचर, एक है वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम की स्टडी कर रहे हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर प्रेशर की बात करेंगे तो क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 वेरिएबल में से 2 को हमने कांस्टेंट कर दिया, तीसरे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने कि अगर कहता है सभी गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स ले लिए जाएं सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उनमें क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मींस एक बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये जो आपका लॉ है ये सभी गैसियस रिएक्शंस को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है एवोगैड्रो लॉ या एवोगैड्रो प्रिंसिपल भी कहा गया है, ठीक है। लॉ का थोड़ा बेटा वाइडर स्कोप होता है एप्लीकेशन का, ठीक है। और जो आपका हाइपोथेसिस होता है उसका थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप होता है एप्लीकेशन का, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्कशन बाहर चली जाएगी, तो अभी आप इतना सा समझ लें कि क्योंकि ये सभी गैसेस के जो रिएक्शंस है उनको एक्सप्लेन करता है, तो इसलिए यूनिवर्सली ये सभी गैसेस के ऊपर अप्लाई होता है, इसलिए इसको लॉ या प्रिंसिपल भी बोला गया है, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एक बैलून है, अ बलून फिल्ड विद हीलियम, weight much less than the identical balloon filled with same volume of air, ठीक है। both balloons contain the same number of molecules, since the helium atom have lower mass than the oxygen molecule or nitrogen molecule in air, ठीक है। so helium balloons are lighter, ठीक है। आपने देखा होगा मेले के अंदर जो आपके बैलून्स हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। और वो बैलून लाइटर होने की वजह से ऊपर की तरफ उठते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं वो, तो हीलियम गैस की वजह से वो एयर में ऊपर उठते हैं, तो हीलियम गैस का उन बैलून में यूज किया जाता है, ठीक है। समझ तो आया, हीलियम का मास कम है, ठीक है, इस वजह से एज कंपेयर टू एयर, तो हीलियम हल्की है। तो अगर सेम वॉल्यूम आप भरोगे 2 गुब्बारे लेके, है ना, एक में एयर भर दो और एक में हीलियम भर दो, तो कौन सा गुब्बारा हल्का होगा, हीलियम वाला, एंड दैट विल गो अपसाइड, ठीक है। हल्की चीज हमेशा ऊपर उठती है। ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें सभी में देखो सेम वॉल्यूम है, 3 गैसेस ली हुई हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस हैं इनके वॉल्यूम सेम रखे गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इनमें सब में बराबर होंगे, ओके। हाइड्रोजन के भी उतने ही मॉलिक्यूल होंगे जितने नाइट्रोजन के होंगे और जितने ऑक्सीजन के होंगे, तो ऑल गैसेस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी इसको समझ सकते हैं हम, इक्वल वॉल्यूम 2 गैसेस के लिए गए हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, एक गैस ऑक्सीजन है, दूसरी गैस आपकी हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये दिखाया गया है कि टोटल आपके इधर भी 10 आपके मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, और इस तरफ भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 10 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही चीज दिखाई गई है। वॉल्यूम आपका सेम रखा गया 22.4 लीटर, 3 गैसेस ली गई, हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन, ठीक है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, इसको हम एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। एसटीपी की कंडीशन में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको अगर केल्विन में हम एक्सप्रेस करें तो इट इज 273.15 केल्विन, ओके। तो 273.15 केल्विन कह लो या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो, ठीक है। टेम्परेचर सेम रखा, प्रेशर सेम रखा और इक्वल वॉल्यूम लिए, तो देखो सब में
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आप आगे पढ़ोगे कितने आ रहे हैं 6.02 इंटू 10⁻23, और इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्यों? एवोगैड्रो लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो एवोगैड्रो को ऑनर करने के लिए द नंबर हैज बीन डेजिग्नेटेड एज एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब मास की भी बात कर लेते हैं। यहीं पे देखो, यहां पर हीलियम के सेम वॉल्यूम लेने पर जो मास है वो 4 ग्राम आ रहा है, विच इज नथिंग बट इट्स ग्राम एटॉमिक मास। आगे कॉन्सेप्ट आएगा ये। तो एटॉमिक मास को जब ग्राम में बदल देते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर इसका मास होगा। ये ध्यान रखना, मोल कॉन्सेप्ट में ये चीज आएगी आपको। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो गैस के किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, तो 4 ग्राम हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास है। क्यों? क्योंकि हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, और इतनी ग्राम हीलियम का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। तो देखो एक रिलेशन आपको मिल रहा है, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, ये एक एसटीपी कंडीशन है, that is having mass equal to its gram atomic mass, और आगे के केस में हम देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड इट इज कंटेनिंग हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इधर आए देखो, सेम वॉल्यूम था, मास कितना है? 28 ग्राम। 28 ग्राम क्या है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है। एक नाइट्रोजन के एटम का मास 14 होता है, तो 2 एटम नाइट्रोजन के हमने इसमें ऐड किए। 14 क्यों होता है? देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, हर एक का मास 1 AMU अगर आप जोड़ें तो 14 हुआ, तो 14 और 14 कितना होगा टोटल? 28। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ध्यान देना, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, 2 एटम जुड़े हैं, तो मॉलिक्यूलर मास, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर। ठीक है, और यही मोल कॉन्सेप्ट है, आगे आप पढ़ोगे इसको। ओके, नेक्स्ट आपका 22.4 लीटर मीथेन का मास की अगर बात करें तो कार्बन 12, हाइड्रोजन का 1 है, 4 हाइड्रोजन है, तो 12 और 4 कितना हो गया? 16, तो दिस इज 16 ग्राम। okay, conditions are same, तो अंडर सिमिलर कंडीशंस गैसेस में जो है वो मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे आप इस चीज को डिटेल में। तो अभी के लिए इतना कि डिफरेंट गैसेस हमने ली, सेम वॉल्यूम लिए, सेम टेम्परेचर और सेम आपके प्रेशर पर, उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पाए गए, और उनका जो मास था वो उन गैसेस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर था या फिर उन गैसेस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं डेली लाइफ से जो हम देखते हैं एवोगैड्रोस लॉ को। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल में हम हवा भरते हैं। ठीक है, as you blow up basketball you are forcing more and more gas molecule into it। ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर बढ़ते जाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा है कि जो बास्केटबॉल है वो आपका फूलता जाता है। ठीक है, तो बास्केटबॉल इन्फ्लेट्स। सेकेंड एग्जांपल है एक फ्लैट टायर, गाड़ी का एक फ्लैट टायर जो है वो लेस स्पेस लेता है एज कंपेयर टू इन्फ्लेटेड टायर। अगर आप उसको फुला देते हैं तो वो ज्यादा जगह घेरता है। क्यों? क्योंकि एक फ्लैट टायर में कम एयर होती है और हवा जब भर दें तो उसमें ज्यादा एयर हो जाती है, तो इसलिए वो ज्यादा जगह घेरेगी, वॉल्यूम घेरेगी। ठीक है, अब आती है इसकी एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले जो एप्लीकेशन है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस। एवोगैड्रो लॉस की 3 एप्लीकेशन है, जिसमें पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। एक एग्जांपल मैंने लिया है, 2 गैसेस हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपस में मिक्स होके वाटर H2O। ठीक है, ये
वेपर्स बना रही है वाटर के। तो इस केस में देखें 2 मोल आपके H2 के लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा 2 वॉल्यूम। ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम, 1 मोल लग रहा है, तो कितने मिल रहे हैं वाटर 2। इसको बैलेंस कर लेना है आपने दोनों तरफ। तो आफ्टर बैलेंसिंग क्या मिल रहा है हमें 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम मीन्स 2 मिलीलीटर हो सकता है, तो ये 1 मिलीलीटर होगा, तो ये 2 मिलीलीटर होगा। ठीक है, अगर लीटर लेंगे तो 2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, इस तरह से। अब देखो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस अप्लाई करेंगे, तो 2 वॉल्यूम में कितने होंगे 2n मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि डबल कर दिया हमने इधर। ओके, तो 2n मॉलिक्यूल होंगे, इसमें कितने होंगे n मॉलिक्यूल होंगे, और इसमें कितने होंगे 2n होंगे। ओके, अब इसको 2n से डिवाइड कर दो। 1 मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। ओके, 2n से सबको डिवाइड कर दिया। अब देखो ऊपर वाले केस में आप देख रहे हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने आपके मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, वो आपने देखने हैं। एक एक एटम ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो देखो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है बेटा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। तो इसलिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। तो इसलिए एटॉमिसिटी कितनी हुई 2। एटॉमिसिटी हमने पढ़ा था पीछे क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी आपके एलिमेंट में एटम्स की संख्या को क्या बोला जाता है, एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम एटॉमिसिटी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है 2, ओजोन की बताई थी मैंने 3, फॉस्फोरस की बताई थी 4, सल्फर की बताई थी 8, हाइड्रोजन आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है डायटॉमिक हैं। ठीक है, तो इनकी एटॉमिसिटी 2 होती है। तो ये फर्स्ट आपका एलिमेंट्री गैसेस की एटॉमिसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड जो है वी कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, रिलेटिव वेपर डेंसिटी हम लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल वेपर डेंसिटी जो है वो क्या होती है, देखो वेपर डेंसिटी सिंपल आपका एक रिलेशनशिप है डेंसिटी ऑफ गैस, जो भी गैस हमने ली है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका रिलेटिव वेपर डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब क्योंकि वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम होने की वजह से जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने सेम रखनी है दोनों गैसेस में। ओके, एवोगाड्रो लॉ अप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ एन, देखो इसमें कितने होंगे n मॉलिक्यूल, तो वेट ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय वेट ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल, नाउ n की वैल्यू रख देते हैं, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस इसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर आपका मास। ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड वेट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 2, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एटम हाइड्रोजन का हम 1 मानते हैं, है ना, तो 2 एटम का कितना होगा 2। तो इसी बेस पे वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी आ गई आपकी 2 इंटू vapor density that will be equal to molecular mass। ठीक है, क्लियर, वेपर डेंसिटी दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ये देखना एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, और वेट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना आया 2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 क्या दे रहा है वेपर डेंसिटी, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल रिलेशनशिप है क्या निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास या वेपर डेंसिटी निकालने के लिए। वेपर डेंसिटी दी हो तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा किसी भी गैस का, और अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो उसकी वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, मास और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये पहला आपका एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का फर्स्ट जो अटेम्प्ट है वो है कि वो क्या बता सकता है हमें मास और वॉल्यूम में रिलेशन बता सकता है। ठीक है, इससे पहले किसी भी थ्योरी ने किसी भी गैस के मास और वॉल्यूम के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया था। ठीक है, तो ये पहली थ्योरी है जिसने आपको
इस रिलेशनशिप के बारे में बताया है। तो ये अभी हमने पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू mass of certain volume of gas at STP divided by mass of same volume of hydrogen at STP। एक ही बात है, वेपर डेंसिटी की वैल्यू हमने रख दी। नेक्स्ट 2 इंटू, अब हमने वॉल्यूम मेंशन कर दिया, 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP एंड दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन, कितनी, 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP, ये नापा गया है एंड इट इज इक्वल टू 0.089 ग्राम। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 अपॉन 0.089 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP। ये वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू आती है कितनी, 22.4। तो 22.4 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP एंड दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। तो देखो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस, अभी मैंने पीछे बात की थी आपसे, किसके बराबर आया, मास ऑफ 2.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। ठीक है, तो यहां से एक लॉ हमारे पास निकलता है, क्या, कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के STP पर, STP के मैंने बताया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना हुआ, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना बताया, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP have weight equal to gram molecular mass of that gas। ठीक है, and this is known as GMV law, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ। ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट लॉ है ये। तो GMV लॉ आपसे पूछा भी जा सकता है। तो GMB लॉ क्या है, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP will have mass equal to the molecular mass of gas in gram। ठीक है, ये देखें फॉर एग्जांपल 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, कितना मास होगा, 32 ग्राम, जो कि इसका क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, सिमिलरली 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, कितना मास होगा इसका, इक्वल टू 28 ग्राम, जो कि इसका क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, ध्यान रखना आपने, यही चीज आगे हम मूल कॉन्सेप्ट में लेके जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं फिर एटॉमिक मासेस। अब देखें, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एटम्स, जो साइंटिस्ट की सबसे पहला जो इंटरेस्ट था वो था कि एटम अगर है तो उसका मास कितना है। अब देखो एब्सोल्यूट मास ऑफ एटम निकालना पॉसिबल नहीं है उस टाइम तक, अब तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उस टाइम जब ये रिसर्च चल रही थी, एट दैट टाइम देयर वाज नो मेथड टू डिटरमिन द एक्चुअल एब्सोल्यूट मास ऑफ एटम। क्यों, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा है, ठीक है, उसको निकाल के तोलना फिर उसका मास निकालना ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो फिर एक क्या तरीका अपनाया गया, फिर एक तरीका अपनाया गया कि जो लाइटेस्ट एलिमेंट था उसको एक स्टैंडर्ड बना लिया गया। ठीक है, एक आपका उसको रेफरेंस मान लिया गया, और लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मासेस पहले निकाले गए। फिर उसमें एक प्रॉब्लम आना शुरू हुई कि जो एटॉमिक मासेस थे वो फ्रैक्शन में आने लगे, फिर स्टैंडर्ड चेंज किया गया, और फिर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में एटॉमिक मासेस निकालने जाने लगे। और आज की डेट में जो एटॉमिक मासेस हैं वो आपके C12 आइसोटोप के एटम के मास के कंपैरिजन में निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, जो एटॉमिक मासेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। ठीक है, नॉट एक्चुअल मासेस, ध्यान रखें, एब्सोल्यूट मासेस नहीं है वो। ओके, एब्सोल्यूट मासेस कैसे निकलते हैं मैं बताऊंगा आपको आगे। अब हम निकाल सकते हैं एक्चुअल मास किसी भी एटम का, पर वो इतना कम आता है कि ऑलमोस्ट क्या हम उसको मान सकते हैं, निग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कम आता है वो, हम इसलिए क्या कर रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस की बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो हैं दे आर कैलकुलेटेड बाय चूजिंग ए स्टैंडर्ड और रेफरेंस। ठीक है, और उसके लिए रेफरेंस जो है वो क्या लिया गया है, C12
का एटम जो है वो रेफरेंस लिया गया है और इसका एटॉमिक मास जो है कितना दिया गया उसको 12U। 12U, U स्टैंड फॉर यूनिफाइड स्केल, इसको AMU भी बोलते हैं, U भी बोलते हैं, ठीक है। अदर जो एटम हैं दे आर असाइंड मासेस, बाकी के जो एलिमेंट के एटम्स हैं उनको कहता है मासेस हम असाइन करते हैं, कैसे, इन रिलेशन टू कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आज जो हम आइसोटोप कार्बन का ले रहे हैं, आइसोटोप कौन सा ले रहे हैं, C12 ले रहे हैं। मैंने अभी बताया 3 आइसोटोप हैं कार्बन के, 12, 13, 14। तो रेफरेंस के लिए कौन सा हम आइसोटोप ले रहे हैं, C12, कार्बन का 12 आइसोटोप, ठीक है। जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखना आपने, इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये, जो यूज होता है क्या निकालने के लिए, एटॉमिक मासेस निकालने के लिए, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस जो हैं दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जितने भी एटॉमिक मासेस हैं वो एटॉमिक मास यूनिट्स की टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है। AMU या U मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे U है, ओके, यूनिफाइड स्केल। और 1 AMU की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप का कितना माना गया बेटा, 12, और उसका 1/12 कितना हुआ, 1, ओके। तो 1/12 क्या है, 1 AMU है, ओके। तो 1 AMU इज 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। और कार्बन कौन सा, C12, मैं बार बार कह रहा हूं, उसका ध्यान रखना है आपने। तो इसका एक्चुअल मास निकालना हो एक AMU का तो इस फॉर्मूला से निकलेगा, 1/12 ये वही रहा, मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 10⁻23 होगा, ठीक है, ध्यान रखना, इधर 10⁻23 होना चाहिए यहाँ पे, तो एक मिस्टेक है यहाँ पे छोटी सी माइनर सी। तो 6.02 इंटू 10⁻23, इसको क्या बोला हमने, एवोगैड्रो नंबर बोला, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स अगर कार्बन के लें तो उनका मास कितना होगा, 12 ग्राम, 1 मोल है ये, है ना। तो एक एटम का मास हमने रखना है, तो एक एटम का मास कितना हुआ, 12 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 1.6606 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और अगर किलोग्राम में बदलें तो इट इज 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये पावर्स हैं, ध्यान रखना, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ओके, 10 की पावर है ये दोनों। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो एलिमेंट्स के हैं वो क्या है, एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। लग गया आपको पता। तो इस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाले जाते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट आपके आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो और उनकी परसेंटेज अबंडेंस नेचर में अलग अलग हो, तो इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज जो है वो एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, और एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो, ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ आइसोटोप चाहिए, मास ऑफ आइसोटोप चाहिए, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप दूसरे की चाहिए, उसके बाद उसका आपका मास चाहिए और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35 और एक आपका क्लोरीन 37। अगर उनकी नेचर में अबंडेंस देखें तो 37 25% होता है और जो 35 है वो 75% होता है, ओके। या आप कह सकते हैं कि 1:3 रेशो में ये होते हैं, ओके। तो उस केस में जो इसका एटॉमिक मास है वो एवरेज से निकाला जाएगा, ओके। और एवरेज में क्या करेंगे, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मास, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मास डिवाइड बाय 100, ओके। और ये आएगी 35.5। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है दैट इज एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। और ध्यान रखना 35.5 क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि एक एटम क्लोरीन का कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितना हैवी है, 35.5 टाइम हैवी है। क्लियर रखना इसको दिमाग में आपने,
क्या कर रहे हैं हम, 1/12 पार्ट ले रहे हैं किसका, मास ऑफ कार्बन एटम का, उसके साथ अपने एटम का मास कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या है, ये एक आपका कंपैरिजन है, रेफरेंस के अगेंस्ट कंपैरिजन है। ठीक है, तो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम को हमने रेफरेंस ले लिया और उसके रेफरेंस में हम क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंट एटम के एटॉमिक मासेस निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास में जो एटॉमिक मास को हम ग्राम में बदल दें तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। सिंपल सी चीज है, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। सिंपल। ऑक्सीजन को एटॉमिक मास 16 है, ग्राम में बदल दो तो 16 ग्राम कितना हो गया, इसका ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। ठीक है, और इतनी क्वांटिटी, दिस मच अमाउंट ऑफ एलिमेंट इज नोन एज 1 ग्राम एटम। ठीक है, इतनी क्वांटिटी को 1 ग्राम एटम कहा जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल दिया हुआ एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 16 ग्राम, एंड इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास में अब मॉलिक्यूल की बात करेंगे, कंपैरिजन वहीं से होगा 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ एवरेज रिलेटिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल का या कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मास किससे कंपेयर किया, एज कंपेयर्ड विद 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कंपैरिजन वही रहा। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाई एम, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं और एक्सप्रेस करेंगे किस में, सेम वैसे ही एएमयू में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने का जो फॉर्मूला है सेम वैसे ही है जैसे एटॉमिक मास निकाला हमने। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मॉलिक्यूल। पिछले केस में क्या लिया, एटम। ठीक है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो molecular mass of an element or compound is calculated simply by adding the atomic masses of all the atoms present in one molecule of substance। ठीक है, सभी जो आपके एटम्स हैं जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके हम क्या निकाल लेते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का निकाला है, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन कितना है, 1, तो कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर 32 32, ऑक्सीजन 4 इंटू 16, 4 ऑक्सीजन है तो 16 गुना 4 64, तो टोटल कितना है 98 AMU। ठीक है, सिमिलरली C6H12O6, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, इन सब का मास ऐड करके कितना है 180 AMU। ओके, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मासेस निकाले जाते हैं बाय एडिंग एटॉमिक मासेस। नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सेम वही चीज है, एटॉमिक मास को जैसे हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया तो क्या मिला, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उतनी क्वांटिटी 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाती है। ठीक है, वैसे ही जैसे पिछले केस में क्या कहलाती थी 1 ग्राम एटम, यहाँ पे क्या कहलाएगी 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 है, अभी निकाला हमने। ठीक है, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 98 ग्राम, और इतनी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर। ये देखें हाइड्रोजन मैंने लिया है, कितना मॉलिक्यूलर मास 2, नाइट्रोजन लिया है कितना मॉलिक्यूलर मास, एक का 14 दूसरे का 14 कितना हो गया 28। ऑक्सीजन मैंने लिया है, ठीक है 16 प्लस 16। ठीक है, उसी तरह से फ्लोरीन क्लोरीन सब के 35.5 35.5 कितना हो जाएगा 71। ओके, सिमिलरली ब्रोमीन में आयोडीन में ये हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें फॉस्फोरस में 4 एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक एटम का मास कितना है वो देखेंगे पहले, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, तो फॉस्फोरस में एटॉमिक मास है 31।
4 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना है 124, ठीक है। वैसे यहां पर सल्फर में 8 है, एक सल्फर एटम का एटॉमिक मास कितना है 32, ओके। तो 8 सल्फर एटम का कितना होगा 8 इंटू 32, तो कितना हुआ 256, ठीक है। तो ये 256 आपका एक मॉलिक्यूल का मास है सल्फर में, ध्यान रखना एक मॉलिक्यूल का मास 256 AMU, और अगर ग्राम में बदलोगे तो नेचुरली 256 ग्राम हो जाएगा, और उतनी क्वांटिटी 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगी, ठीक है। और इसमें आपको मैंने बताया कितने एटम होंगे, सॉरी कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल में बताया हुआ है कि डायटोमिक कौन कौन से हैं, ये ब्लू वाले सारे डायटोमिक हैं, और ये आपके पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक ये हम मॉलिक्यूल की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वही चीज है ये। लास्ट फेज में है फॉर्मूला मास और ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आयनिक कंपाउंड के केस में लगता है, ओके। और आयनिक कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड हैं जो आयन से बने होते हैं, कैटायन और एनायन से, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स कहता है दे एग्जिस्ट एज एग्रीगेट्स ऑफ आयन, एग्रीगेट्स मतलब समूह, ग्रुप ऑफ आयंस, ठीक है। एग्रीगेट्स ऑफ आयन, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सोडियम क्लोराइड का अगर क्रिस्टल लें तो उसमें n नंबर ऑफ सोडियम आयन होंगे और n नंबर ये क्या होंगे क्लोराइड आयन होंगे, ठीक है। ये n आपका जो है कई 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक यूनिट का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं दैट इज NaCl, तो इसलिए कहता है फॉर्मूला ऑफ 1 यूनिट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला मास निकालते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है स्पेशली। तो फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हुआ 23 सोडियम है, 35.5 क्लोरीन है, कितना हुआ 58.5, और ग्राम फॉर्मूला मास अगेन इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो क्या बन जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये एटॉमिक मासेस आपके मॉलिक्यूलर मासेस, ग्राम एटॉमिक मासेस, ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस, और उसके बाद फॉर्मूला मास और ग्राम फॉर्मूला मास, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या कोई चीज आपको पता ना लगी हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।